नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। फटाफट से सभी शेर मेरे आ जाएं। खुशी, कुंदन, अभिषेक, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है भाई। आशार जी, वांटेड, सलोनी, आरपी सिंह, आयशा गौतम, ठीक है, चांदनी। चलिए, तो सारे शेर मेरे जल्दी से आते रहेंगे। और बच्चे, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल मैंने बोला था आपसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री आपकी समाप्त है, और इस मॉडर्न हिस्ट्री का आज हम मूक लगाने आए हैं मेरे बच्चे। आज ये केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, और कल से आपको कंबाइंड आपका मूक मिलेगा, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री का, पूरी कंप्लीट हिस्ट्री का। ठीक है ना। 50-60 क्वेश्चन में लाऊंगा हर एक मोक में, 50-60 और 4-5 प्रैक्टिस हम लगाएंगे, 4-5 मोक हम लगाएंगे मेरे बच्चे। कल से लाऊंगा। ठीक है, फिर कह रहा हूँ, आज जो क्वेश्चन है केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री का मोक टेस्ट है। कल से आपकी कंबाइंड कंप्लीट हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न, तीनों को मिलाकर के मैं क्वेश्चन लाऊंगा, तीनों को मिलाकर के मैं क्वेश्चन लाऊंगा। और साथियों, 50-60 क्वेश्चन आपको हर एक मोक में मिलेंगे, 4 से 5 मोक हम कल से लगाएंगे। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं मेरे साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। वॉट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ट बाय ब्रिटिश इन कोलकाता। कोलकाता में जो ब्रिटिश ने अपना फोर्ट बनाया था, दुर्ग बनाया था, किला बनाया था, जी वांटेड भाई, किला बनाया था, राधे राधे शिखा जी, ठीक, किला बनाया था, इसका नाम क्या था। तो नाम याद रखना मेरे बच्चे, फोर्ट विलियम। इसी में ही, इसी पर ही कब्जा जमाया था सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। बंगाल नवाब सिराजुद्दौला इसी पर ही कब्जा जमाया था। इसी में कहा जाता है उसने एक कमरे में 146 अंग्रेजों को कैद किया था, जिसमें से मेरे बच्चे, जिसमें से 123 अंग्रेजों की अर्ली मॉर्निंग क्या हो गई थी, डेथ। और जो आपकी मैं कह रहा था कि वह वन लाइनर कुछ फैक्ट बनवाए हैं आपके लिए, वो मेरे बच्चे कल तक बन के आ जाएंगे, उसे भी मैं अपलोड करा दूंगा कल। कल तक बन के आ जाएंगे वो फैक्ट, उसे भी मैं अपलोड करा दूंगा। कृपया करके 3 से 4 बार, एक बार उन्हें मेरे बच्चे रीडिंग जरूर लगाना, 3 से 4 बार बस रीडिंग लगाना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है। वो वन लाइनर फैक्ट भी मैंने आपके लिए बनवा दिए हैं। ठीक है। तो वो भी मैं आपको कल डलवा दूंगा, कल। ठीक है भाई। चलिए, विशाल बाबू, आकांश जी, राजेश पलैया जी, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। विच वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश। कौन सा ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिश ने लगाया मेरे बच्चे सबसे पहले। इनमें से कौन सा ट्रेडिंग सेंटर ब्रिटिश ने सबसे पहले लगाया था। तो मेरे साथियों, आपको याद होगा कि ब्रिटिश की जो पहली फैक्ट्री थी, यहीं से उन्होंने व्यापारिक केंद्र चलाना शुरू किया था। आंसर आता है क्या मेरे बच्चे, सूरत। क्या आंसर आता है, सूरत आंसर आता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में आलू की फसल शुरू की थी। द कल्टीवेशन ऑफ पटाटो इन इंडिया। मेरे बच्चे, आलू वही लोग लाए थे, आलू वही लोग लाए थे जो तंबाकू लेकर के आए थे, जो तंबाकू लेकर के आए थे वही लोग आलू लेकर के भी आए थे। जिन्होंने भारत में तंबाकू लाने का क्रेडिट है जिनको, वही भारत में आलू भी लाए थे। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है। आंसर आएगा मेरे बच्चे, पुर्तगीज, पुर्तगाली, पुर्तगाली। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। हेड क्वार्टर क्या था पुर्तगालियों का। ठीक है। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मेरे बच्चे मुख्यालय था। तो आपको पता है पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था मेरे बच्चे, कोचीन। पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, कोचीन था।
हमसे ये नहीं पूछा शुरुआती या बाद वाला, तो हम तो शुरुआती मान के चलेंगे, क्योंकि शुरुआती मुख्यालय कोचीन था। बाद में मुख्यालय क्या बना था मेरे बच्चे 1530 में, बाद में क्या बना था, गोवा बना था। बाद में डब्लू भाई गोवा बना था। ठीक, हमसे ये नहीं पूछा है पहला मुख्यालय या बाद वाला, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि पहला ही पूछा होगा, पहला ही पूछा होगा। ठीक, बाद में मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर हुआ था मेरे बच्चे, गोवा ट्रांसफर हुआ था। कहाँ ट्रांसफर हुआ था, गोवा ट्रांसफर हुआ था। ठीक, बाद में कहाँ ट्रांसफर हुआ था, गोवा। ठीक है, 1530 में कहाँ ट्रांसफर हुआ था, 1530 में कहाँ ट्रांसफर हो गया था, 1530 में कहाँ ट्रांसफर हो गया था, तो 1530 में ट्रांसफर हो गया था आपका गोवा में। 1530 में कहाँ ट्रांसफर हो गया था, गोवा में हुआ था। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था मेरे भाई, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कोलबर्ट नाम के मंत्री ने बनाई थी लुई 14वां राजा के समय। लुई 14वां राजा के समय कब बनी थी मेरे बच्चे, ठीक है, कब बनी थी। कोचीन मेरे बच्चे शुरुआत से था, जब से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए। ठीक है, 1505 में जब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे, तब से ही कोचीन बन चुका था, तब से ही मेरे बच्चे कोचीन बन चुका था। निम्न में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया, बताएंगे। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था मेरे बच्चे, किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। उसी ने फैलाया होगा जो सबसे पहले आया होगा, उसी ने फैलाया होगा जो सबसे पहले आया होगा। जो सबसे पहले आएगा वही व्यापार को सबसे ज्यादा एक्सपेंड करेगा। जो सबसे पहले आए थे कौन थे मेरे बच्चे, पुर्तगीज। सबसे पहले भी आए और सबसे बाद में भी गए, सबसे पहले भी आए सबसे बाद में भी गए, सबसे पहले भी आए सबसे बाद में भी गए। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप। कौन आया था इस रास्ते से भारत, कौन आया था इस रास्ते से भारत, कौन आया था इस रास्ते से भारत। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु, यहाँ यूरोप के बगल वाले एक देश से वो निकला था। अफ्रीका महाद्वीप के तट पर उसने जहाज से अपना जहाज चलाया और इस बिंदु पर पहुंचा, यही था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इस रास्ते से भारत पहुंचा था, इस रास्ते से भारत पहुंचा था। ये था आपका भारत, ये था आपका भारत, ये था मेरे बच्चे आपका भारत। कौन आया था, कौन आया था साथियों, गुरुदेव वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर, द ग्रेटेस्ट पुर्तगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन। वास्तविक संस्थापक पूछ रहा है, याद रखना, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, रियल फाउंडेशन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार करने की नीति अपनाई थी। ठीक है, गोवा को जीता था बीजापुर शासक आदिल शाह से, बता देंगे जल्दी से। सी बेहतरीन मेरे बच्चे, अल्बुकर्क। कौन सा कर्क, अल्बुकर्क। इसी को कहते हैं पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक। पुर्तगालियों से कहता था भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जिससे कि इनके सगे संबंधी बन जाओगे, ये आपको यहां से भगाएंगे नहीं, उल्टा आपको मेरे बच्चे अपना दामाद मानेंगे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि किया था, इंपोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। टीपू सुल्तान ने जो अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच में युद्ध हो रहे थे, तीसरा इसका नंबर होता है, इसमें कौन सी संधि की थी, तो अपनी राजधानी, जो इसकी राजधानी थी जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, इसकी संधि की थी, याद रखना, इसकी संधि की थी, याद रखना, इसकी संधि की थी। ठीक है, कभी भी पूछे बताइएगा। खालसा की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ, खालसा बटालियन सिखों की सुरक्षा के लिए बना था मेरे बच्चे। सिखों की सुरक्षा के लिए ये बटालियन बनी थी, सिखों की सुरक्षा के लिए। और इसकी स्थापना एक सिख गुरु ने की है, एक सिख गुरु ने की है, जिसका नंबर होता है 10वां। सिखों के जो 10वें गुरु हुए, सिखों के जो 10वें गुरु हुए, जिनका नाम मिलता है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह।
ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने मेरे बच्चे स्थापना की थी। अर्जुन देव ये पांचवे गुरु होते हैं, ये पांचवे गुरु होते हैं। ठीक, इन्हीं की मेरे बच्चे हत्या कराई थी, याद करो, आपके किसने, जहांगीर ने। ठीक है, ये आपके किसने, जहांगीर ने। और मेरे बच्चे गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बताए थे मैंने एक 9वें नंबर के, गुरु तेग बहादुर बताए थे आपको एक 9वें नंबर के, गुरु तेग बहादुर बताए थे आपको एक 9वें नंबर के, 9वां इनका नंबर था। और इनकी भी हत्या कराई थी किसने, मेरे बच्चे औरंगजेब ने, इनकी हत्या कराई थी औरंगजेब ने। गुरु नानक सिखों के पहले गुरु हुए, और रामदास गुरु जो हुए ये चौथे नंबर के हुए, चौथे नंबर के। सिखों के सैन्य संप्रदाय, मिलिट्री सेट, जिसे खालसा का प्रवर्तन किसने किया था, किसने खालसा को चलाया था, अभी अभी क्वेश्चन आके गया है, अभी अभी क्वेश्चन आके गया है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो मेरे बच्चे आपको ऑप्शन में दिख रहा है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बचाए। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है भैया, गुरु नानक जो सिखों के पहले गुरु हुए, उनका जन्म स्थान कौन सा है। पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था मेरे बच्चे। गुरु नानक का जन्म स्थान कभी सुना हो, नहीं सुना हो तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, तलवंडी पाकिस्तान। गुरदासपुर में तो मृत्यु हुई थी, गुरदासपुर में तो क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में, जलवंदी पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान में। ठीक है, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था। मेरे बच्चे सिख राजा हुआ है, ये सिख राजा हुआ है, इस सिख राजा की, इस सिख राजा की जो राजधानी थी वो क्या थी, लाहौर। लेकिन ये अपनी धार्मिक राजधानी किसको बताता था, अमृतसर को बताता था, किसको बताता था, अमृतसर को बताता था। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था, रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो रणजीत सिंह के समय, रणजीत सिंह के समय 1828 से लेकर के मेरे बच्चे लगभग 35 के समय तक ये बेंटिक यहाँ पर क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल, और भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इन्होंने ही मेरे बच्चे इसका स्वागत किया था, इन्होंने ही इसका स्वागत किया था, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक नाम याद रखें। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, वही सैयद बंधु, याद करो, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में इन्होंने 4 राजा बनवाए थे मुगलों में, 4 राजा बनवाए थे। इनको क्या कहा जाता था, किंग मेकर, किंग मेकर। और मेरे बच्चे जो अंतिम राजा इन्होंने बनाया था वो था रंगीला, उसी ने मेरे बच्चे इनकी मृत्यु कराई थी, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इनकी मृत्यु कराई थी, याद कीजिए, याद कीजिए। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था, मोहम्मद शाह रंगीला को पराजित किया था। ये लड़ाई जो थी 1739 में हुई थी। मैंने कहा था नादिर शाह का अटैक मेरे बच्चे ये तख्त ए ताऊस ले गया था, तख्त ए ताऊस, जिसे आप क्या भी कहते थे, मयूर सिंहासन, जिसे आप क्या भी कहते थे, मयूर सिंहासन, जिसे आप क्या भी नाम देते हैं, मयूर सिंहासन। ये मयूर सिंहासन ले गया था, मयूर सिंहासन ले गया था अपने साथ, मयूर सिंहासन ले गया था। इसी मयूर सिंहासन पे कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो ये कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। और ये कहां का आक्रमणकारी था, कहां का अटैकर था मेरे बच्चे, ये ईरानी था, ईरानी, नादिर शाह नाम होता है। 1739 में इसने अटैक हुआ। करनाल, करनाल बोले तो हरियाणा, करनाल बोले तो हरियाणा, यहां पर मेरे बच्चे इसने हराया था आपके मोहम्मद शाह रंगीला को, मोहम्मद शाह रंगीला को, मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, निम्न में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था, और इसी ने मेरे बच्चे संधि करी थी श्रीरंगपट्टनम की, इसी ने मेरे बच्चे संधि करी थी श्रीरंगपट्टनम की। मैसूर का तीसरा युद्ध 1700 मेरे बच्चे 92 की बात हो रही है। ठीक है, मैसूर का तीसरा युद्ध,
और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन किया था? उस समय मेरे बच्चे बन के आया था, सैन्य पावर इसके पास थी, सेना प्रमुख बन के आया था कार्नवालिस भारत में। कार्नवालिस याद कर लेना। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिला लिया था? तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में कोई बड़ा राजा नहीं हुआ। उसका एक बेटा था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को इन्होंने लंदन भेज दिया और उसके राज्य क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। 1849 में इनको पंजाब मिल चुका था। 1849 में इनको पंजाब मिल चुका था। याद कर लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को 2-4 बार याद कर लेना, मतलब पढ़ जरूर लेना। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? बीजापुर शासक को हराया था आदिल शाह को, और गोवा छीना था। गोवा छीना था। बाद में गोवा राजधानी बनाया था नीनो दी कूना ने। बाद में गोवा राजधानी बनाया नीनो दी कूना ने। लेकिन जीता किसने था? जीता किसने था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर शासक को हरा करके गोवा जीता था, ठीक। और नीनो दी कूना ने बाद में गोवा को अपना केंद्र बनाया था। अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? इंडोनेशिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री का मेरे बच्चे रूल चलता था इंडोनेशिया पर? किस कंट्री का रूल इंडोनेशिया पर चला करता था? किस कंट्री का रूल मेरे बच्चे इंडोनेशिया पर चला करता था? तो ये थे डचेस। याद कर लीजिएगा, डच। निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया? इसके बाद फ्रांसीसियों का चैप्टर खत्म हो जाता है भारत से। इसके बाद फ्रांसीसियों का चैप्टर खत्म हो जाता है, वे भारत से वॉश हो जाते हैं। वॉश, वॉश मतलब पूरी तरह से धुल जाते हैं, इसीलिए इस बैटल का नाम है वॉन्डी वॉश। वॉन्डी वॉश 1760, 1760, 1760 बोले तो 1760। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? वॉट इज आर्य समाज अपोज टू? आर्य समाज किसके विरुद्ध होता है? आर्य समाज कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए। किसी स्टैचू, किसी मूर्ति में भगवान का वास नहीं होता। किसी पूजा पाठ से आपके काम नहीं बनेंगे। आपके काम बनेंगे आपके खुद के कर्मों से। वो कर्म करने पर विश्वास करता है। वो कर्म करने पर विश्वास करता है। हमने क्या 1800 लिख दिया? 1700 ही तो लिखा है बाबू, ठीक है। वो कर्म करने पर विश्वास करता है मेरे बच्चे। वो कहता है मूर्ति में भगवान नहीं बसते। किसी धार्मिक कर्म से आपका भला नहीं होगा, आपके खुद के कर्म आपका भला करेंगे, ठीक। तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा का विरोध करता है। रीजनल रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप का अपोज करता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बता दो अपने गुरु की याद में। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनकी मृत्यु पर इसकी स्थापना हुई थी मेरे बच्चे। उनकी मृत्यु पर उनके चेले ने ये मिशन चलाया था। रामकृष्ण मिशन इसको कहा करते थे। रामकृष्ण मिशन इसको कहा करते थे मेरे साथियों। जल्दी से बता दे कौन किया था? कौन किया था? बहुत बेहतरीन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी की उपाधि दी थी इनको राजस्थान खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन? कि बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए, और बुनियादी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। बुनियादी शिक्षा का मतलब होता है प्राइमरी एजुकेशन। बच्चे को शुरुआत में ये ABCD ना पढ़ाओ। शुरुआत में ये मत सिखाओ कि 2 दूना 4। पहले उसे बैठना सिखाओ, पहले उसकी मातृभाषा में चीजें उसे पढ़ाना सिखाओ। तो ये सारी चीजें, ये सारा दिमाग दिया था मेरे बच्चे महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कि स्टार्टिंग जो होनी चाहिए एजुकेशन की, वो किस में होनी चाहिए? आपकी अपनी मदर लैंग्वेज में होनी चाहिए। अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कौन किया था? याद करो, 1875 में ये कॉलेज बना था। और इसी कॉलेज को 1920 में क्या बना दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसी कॉलेज को 1920 में क्या बना दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। कौन किया था इसकी स्थापना? कौन किया था मेरे बच्चे? एक कह रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। खोपड़िया खराब है, तभी तो कहते हैं पढ़ लिया करो। सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां।
सैयद अहमद खां। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द प्रोफेट ऑफ न्यू इंडिया? नए भारत का पैगंबर या नव भारत का अग्रदूत भी कहते हैं। नव भारत का अग्रदूत भी आप कह सकते हो। नव भारत का अग्रदूत, नव भारत का अग्रदूत भी इसको बोला जाता है। नव भारत का अग्रदूत। भारत में पत्रकारिता का जनक भी इनको कहते हैं। भारत में पत्रकारिता का जनक भी इनको बोला जाता है। पत्रकारिता, फादर ऑफ मैगजीन्स इन इंडिया, फादर फादर ऑफ मैगजीन इन इंडिया। भारत में पत्रकारिता का जनक भी इनको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ही मेरे बच्चे धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत की थी, धार्मिक सुधार आंदोलनों की, और एक कुप्रथा का अंत कराया था, एक कुप्रथा का अंत कराया था। सबसे पहला धार्मिक सुधार आंदोलन राजा राम मोहन राय ने ही चलाया है। 1828 ब्रह्म समाज। कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था, यानी सबसे पहले चलाने वाला था? जल्दी से बता दो, कौन चलाया सबसे पहले? कौन चलाया सबसे पहले? कौन चलाया मेरे बाबू सबसे पहले? कौन चलाया सबसे पहले? ठीक है, हाँ जी, सती प्रथा 1829, गुरुदेव राजा राम मोहन राय। बहुत बेहतरीन, राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से बोल दो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो मेरे बच्चे, प्रार्थना समाज इनका था आर्य समाज। ये हो गए आपके रामकृष्ण परमहंस वाले, रामकृष्ण मिशन। ठीक, रामकृष्ण परमहंस ने कोई आंदोलन नहीं चलाया, बचा ही कौन? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बता दो। सती जैसी कुप्रथा, एक हस्बैंड की मृत्यु पर उसकी पत्नी को पति की डेड बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। इसके लिए कौन जीवन लगा दिया अपना? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक ने इनका साथ दिया था इसमें। राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? अगेंस्ट व्हाट डिड राजा राममोहन रॉय ऑर्गेनाइज्ड अ हिस्टोरिक मूवमेंट? अ हिस्टोरिक मूवमेंट, किसके विरुद्ध आंदोलन चलाया? ठीक है विशाल बाबू, वो अलग हैं। ठीक, चलिए, किसके विरुद्ध? बहुत बढ़िया, सती की कुप्रथा, एविल प्रैक्टिस ऑफ सती। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? वाई डिड गांधी अपोज द कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड, एंड व्हाट वाज द रीजन? याद करो, जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था गोलमेज सम्मेलन के बाद, मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का पीएम मैकडोनाल्ड, कहा था कि एससी को कम्युनल डिक्लेयर कर रहा हूं, अलग से चुनाव कराओ, सेपरेट चुनाव। अंबेडकर गांधी जी में विवाद हुआ था, गांधी बोले सेपरेट नहीं होगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा हिंदुओं के बीच में, देना है तो रिजर्वेशन दे दो। तो बता दो जल्दी से, क्या नहीं चाहते थे गांधी? बहुत बेहतरीन, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देता, ये हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देता। इट वुड क्रिएट डिवीजन इन हिंदू सोसाइटी। ठीक है भाई, हिंदू ही आपस में लड़ने लगते, हिंदू ही आपस में लड़ने लगते। निम्न में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? विच कमीशन वॉज द फर्स्ट टू फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया? तो याद रख लेना इसे, चार्ल्स आयोग सबसे पहले आया था शिक्षा के लिए। चार्ल्स आयोग सबसे पहले आया था शिक्षा के लिए, इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहला आयोग है शिक्षा में सुधार के लिए, चार्ल्स आयोग। सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय मीन्स, जो गांधी जी का ये वर्ड है सर्वोदय, इसका मतलब क्या होता है? सर्वोदय, सर्व माने सभी, उदय माने उत्थान, सबका विकास, सबका विकास, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल,
सबका उत्थान होगा, सबका विकास होगा, सबका उदय होगा, सर्वोदय होगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई, किसने की? जल्दी से बता दो, कौन थे फाउंडर? कौन थे फाउंडर? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के कौन थे फाउंडर? ठीक है, कौन किया था बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो मेरे बच्चे विलियम जोन्स हैं क्या? बिल्कुल हैं। ऑप्शन नंबर बी में है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स, विलियम जोन्स। कोई सी कह रहा, कोई ये कह रहा है, कतई खतरनाक है। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? द 19th सेंचुरी रिनेसेंस इन इंडिया वॉज लिमिटेड टू विच क्लास? केवल किन लोगों तक यह सीमित रह गया था मेरे बच्चे? जो ये राजा राममोहन राय वगैरह ने जो आंदोलन चलाए, ये किस सोसाइटी तक ही सीमित रह गए? क्योंकि मेरे बच्चे राजा राममोहन राय जैसे लोग तो पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे, इन पे संसाधनों की कमी नहीं थी। लेकिन भारत की अधिकतर जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो ये जो अपर मिडिल क्लास थी, वो तो सब चीज जान रही थी। अपर मिडिल क्लास तो सब चीज समझ रही थी, क्या सही है क्या गलत। लेकिन बेचारी जो लोअर मिडिल क्लास होती है, उस बेचारे को तो बस दाल रोटी से मतलब था। वो क्या ही करे, उसका तो हमेशा कभी राजा शोषण करते थे, आज ब्रिटिश शोषण कर रहे हैं, उस पर तो बेचारे के अलावा मजदूरी के अलावा कुछ नहीं है। वो पहले भी मजदूर था, वो आज भी मजदूर है। उसने कहा कि भाड़ में जाने दो, मेरे को तो मरना है। वो भी मुझे परेशान किया करते थे, ये ब्रिटिश आ गए हैं, ये भी परेशान कर रहे हैं, हमारी स्थिति में सुधार नहीं होने वाला। तो ये केवल किस तक सीमित था? अपर मिडिल क्लास तक ही सीमित था, अपर मिडिल क्लास तक। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित हुआ था? जल्दी से बता दो। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे, 1904 का है। तो आप देख सकते हो कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ, उस समय जो आपके वायसराय थे वही यहां पर भी होंगे, वही यहां पर भी होंगे। कौन होंगे? कौन होंगे? बेहतरीन, बेहतरीन, शानदार, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा किया कर्जन, बंगाल विभाजन की घोषणा। गांधी जी का प्रिय गीत। बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एक ना एक पेपर में जरूर छपेगा, एक ना एक सेट में जरूर छपेगा। कि वैष्णव जन को तेरे कहिए, वैष्णव जन को तेरे कहिए, ये गीत की रचना किसने की है? गांधी जी का प्रिय भजन था ये, प्रिय भजन। इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता, इसके रचयिता होते हैं नरसिंह मेहता। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैंने कहा था ना, कुछ विद्वानों ने, सैयद भाई, कुछ विद्वानों ने आपके 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यही है मेरे बच्चे। कौन विद्वान था ये? बीडी सावरकर। कौन कहा? बीडी सावरकर कहा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के लेखक कौन है? बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? Who developed the idea that means justify the end, means justify the end। ये किसने विकसित किया था मेरे बच्चे? ये किसने विकसित किया था? ये किसका कथन है? ये पूछ रहा है, ये किसका कथन है? ये पूछ रहा है। ठीक है, किसी में नहीं मेरे भाई विशाल, ये किसका कथन है पूछ रहा है। तो साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बताते हैं, कि अगर आपके पास संसाधन पूरे हैं तो आप काम कर पाएंगे, संसाधनों की कमी है तो नहीं कर पाएंगे। ये कथन था गांधी जी का, ये कथन था गांधी जी का, ये कथन है गांधी जी का। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला, नाइटेंगल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं मेरे बच्चे? तो याद कर लेना, याद कर लेना नाम, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय, फर्स्ट वुमन हेड,
फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड, फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड, ठीक है। जबकि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन हेड कौन थी? एनी बेसेंट। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन हेड रही। भारतीय बिस्मार्क किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज द इंडियन बिस्मार्क? बिस्मार्क एक व्यक्ति हुआ है जर्मनी का। बिस्मार्क एक व्यक्ति हुआ है जर्मनी का। यूपी की पहली सीएम सुचेता कृपलानी थी, ना कि सरोजनी नायडू। यूपी की पहली राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, आकांक्ष भाई, पहली राज्यपाल, ठीक है। भारतीय बिस्मार्क, बिस्मार्क एक व्यक्ति हुआ जर्मनी में जिसने जर्मनी को एकीकृत किया है, यूनिटी की फॉर्म में लाया है। भारत में ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? भारत में आयरन मैन इनको कहते हैं। इंडिया को यूनाइट किया, एक किया, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? इकोनॉमिक्स में मेरे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के पिता कौन होते हैं? उन्हीं ने सबसे पहले इसे कैलकुलेट किया था और अपनी एक किताब में भारत की नेशनल इनकम इन्होंने बताई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनकी किताब होती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने भारत की नेशनल इनकम भी सबसे पहले कैलकुलेट की थी। नाम था दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, जिनको आप क्या भी कहते हो? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हो मेरे बच्चे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको बोलते हो। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हो। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय, मेरे बच्चे पढ़ाया है, क्लियर। जब दादा भाई नौरोजी के बारे में अलग से 2-3 पॉइंट बताए थे, कहा था कि यह व्यक्ति पहला था जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था, ब्रिटिश संसद का सदस्य बना था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बना था। ये पहला भारतीय हुआ है, पहला भारतीय हुआ है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारत के पहले रक्षा मंत्री, अरे पॉलिटी नहीं पढ़े हो रे, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, ठीक है। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपाउंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन? किसने कहा था कि भारत का धन कानूनों के उल्टे सीधे तरीके से थोप करके भारत से बाहर ले जाया जा रहा है? ये भी मैंने कहा था जब दादा भाई नौरोजी के बारे में 2-3 पॉइंट बताया था। बोला था कि ये चचा ने अपनी किताब में इन सब का जिक्र किया है, इन सब का जिक्र किया है। दादा भाई नौरोजी इनका नाम है। गांधी को माना जाता है, गांधी इज कंसीडर्ड एज, गांधी को क्या माना जाता है? गांधी क्या थे? फैबियनवादी थे, लड़ाई झगड़े वाले थे, मार्क्सवादी थे, भड़काऊ वाले थे, मूल अराजकतावादी थे, लोगों को लड़ाना चाहते थे, लोगों को लड़ाना चाहते थे, या फिर दार्शनिक और अराजकतावादी थे? बहुत सोच समझ करके लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे, बहुत सोच समझ करके लोगों के मन को पढ़ते थे और तब मेरे बच्चे अपना काम निकलवाते थे। कैसे थे गांधी? कैसे थे? कहते हैं ना, दे दिया में आजादी बिना खड़क बिना ढाल, है साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना लड़े, बिना लड़े बोले तो दार्शनिक थे, फिलासफर थे, क्या थे?
का फ्लैग पिंगली वेंकैया, इंडिया का फ्लैग पिंगली वेंकैया। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? इसी आनंद मठ नाम की किताब में, इसी आनंद मठ नाम की किताब में मेरे बच्चे वंदे मातरम लिखा हुआ है। इसी आनंद मठ नाम की किताब में वंदे मातरम लिखा है। मतलब जो होगा आनंद मठ का लेखक, जो होगा आनंद मठ का राइटर, उसी ने वंदे मातरम भी रचा है, उसी ने वंदे मातरम भी रचा है। और आनंद मठ के लेखक कौन होते हैं? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो राष्ट्रीय गान बनाया है, राष्ट्रीय गान जनगण मन। और इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल का राष्ट्रीय गान जो होता है ओमार सोनार बांग्ला, वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जिसे कहते हैं ओमार सोनार बांग्ला। ठीक है सर, जो प्रैक्टिस सेट आया है उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है। किसका? हिस्ट्री का? किसका कह रहे हैं? किसका क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अब मेरे बच्चे ये तो प्रैक्टिस सेट है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है आपकी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस के लिए है और एग्जाम में क्या आएगा ये आप खुद जानते हैं। प्रीवियस ईयर मेरे बच्चे बहुत रिपीट करता है, ये सारा कंटेंट आपका वही है, ये सारा कंटेंट आपका वही है। ठीक है, चलिए। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर हैं किसने कहा था भैया? हु कॉल्ड महात्मा गांधी द हाफ नेक्ड फकीर, अर्धनग्न फकीर? जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, कांग्रेस नहीं गई। 1931 में हुआ दूसरा, कांग्रेस ने उसी में भाग लिया और कौन गए थे? केवल गांधी गए थे। 1932 में हुआ तीसरा, कांग्रेस फिर भी नहीं गई। तीनों में भाग कौन लिया? अंबेडकर। कांग्रेस किस में लिया? केवल दूसरे में। कांग्रेस किस में लिया? केवल दूसरे में। वो भी कौन गए? गांधी जी गए। और गांधी जी कोई कोट पैंट पहन के नहीं गए थे कि सूटेड बूटेड होकर के टीप टाप होकर के गए हों। कैसे गए थे? वही लठिया हाथ में, साल ओढ़ करके, नीचे धोती, नीचे धोती। अब वहां पर सूटेड बोटेड लोग थे, सूटेड बूटेड कोट पैंट पहन करके बैठे हुए थे, उनमें ये गांधी जी पहुंच गए धोती और सॉल ओढ़ करके, लठिया टेक टेक के। लोगों ने कहा ये नग्न व्यक्ति कौन आ रहा है? नग्न व्यक्ति। तो दूसरे बोले नग्न नहीं है, वस्त्र पहना हुआ है वो। हाँ हाँ, वही कहने का मतलब है, अर्धनग्न है, अर्धनग्न है। बेइज्जती किया था यहां पर गांधी जी का, बेइज्जती हुआ था। और किसने किया था? ये नाम था विंसेंट चर्चिल, विंसेंट चर्चिल किया था, विंसेंट चर्चिल। करेंगे या मरेंगे, गांधी ने यह मंत्र किस आंदोलन के अवसर पर दिया था? बता दो। डू और डाई, अब तो करना है या करते करते मर जाना है? करते करते मर जाना है। फुल एंड फाइनल स्ट्रोक होगा, अंग्रेजों को इस बार बाहर करके मानना है। कौन सा आंदोलन? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा कौन दिया? देखो अब ऐसा क्वेश्चन आया, अभी अभी तो बताया कौन दिया, कौन दिया? फादर ऑफ नेशन ने दिया, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता ने दिया। कौन है राष्ट्र के पिता? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। वापस वेदों की ओर, ये सेंटेंस किसका है? हु गेव द कॉल बैक टू दी वेदास? बता दो भैया, वेदों की ओर आओ। वेदों में हर चीज का मेरे बच्चे सॉल्यूशन है। इन्होंने कहा अपनी सभ्यता में लौटो। शुद्धि आंदोलन चलाया, जो हिंदू क्रिश्चियन बने थे उन्हें वापस हिंदू बनाया, शुद्ध किया, शुद्ध। कहा कि शुद्ध कर रहे हैं आपको। कौन थे? दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, भारत का मार्टिन लूथर किंग, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन
टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश? कौन भगवत गीता का, जो कि हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, सबसे पवित्र ग्रंथ, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था? कौन किया था मेरे बच्चे? तो नाम याद कर लेना। इनका नाम था, किधर गए, चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस इनका नाम हुआ करता है। चार्ल्स विल्किंस इनका नाम हुआ करता है। इन्होंने ही भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? हु कंपाइल्ड द होली बुक ऑफ सिख, जिसे आप कहते हैं आदि ग्रंथ। यानी आदि ग्रंथ के कुल मिला के रचयिता पूछ रहा है आपसे। जो सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ है आदि ग्रंथ, उसके रचयिता कौन थे? तो ये सिखों के 5वें गुरु हुआ करते थे। 5वें गुरु जो जहांगीर ने इनकी हत्या कराई थी, नाम था मेरे बच्चे अर्जुन देव। नाम था अर्जुन देव। नाम था अर्जुन देव। नाम था अर्जुन देव। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल, अल हिलाल की शुरुआत की थी। साप्ताहिक का मतलब है कि एक सप्ताह में निकलने वाला अखबार, किंतु सरकार द्वारा उस पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अल बलाग की स्थापना की। जब अल हिलाल न्यूज़पेपर बंद कर दिया इनका, तो इन्होंने अल बलाग न्यूज़पेपर निकालना शुरू किया। कब से? तो 12 में अल हिलाल शुरू किया था, 13 में अल बलाग शुरू किया। 13 में अल बलाग शुरू किया। ये दोनों न्यूज़पेपर पूछे जाते हैं किसके होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन में डाला है। तो मेरे बच्चे मौलाना अबुल कलाम आजाद के होते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए नेक्स्ट। देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? मतलब किसे देश बंधु कहा जाता है? देश बंधु इनमें से कहा जाता था मेरे बच्चे चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु किसे कहा जाता था? चित्तरंजन दास। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने ये कथन कहा है? स्वराज इज माई ब्राइट राइट एंड आई विल टेकन इट। ठीक है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसने कहा है? बहुत बेहतरीन मेरे साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक है? दोनों इंपोर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, पूछे जा सकते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन? ये दोनों के दोनों जो अखबार हैं, ये दोनों के दोनों जो न्यूज़पेपर हैं, ये दोनों के दोनों जो न्यूज़पेपर हैं, ये दोनों के दोनों, मेरे बालक जो चीज बचती है मनीष, मैं उसे क्वेश्चन के माध्यम में पहुंचा देता हूं। ये मेरी पुरानी आदत है। ठीक है, कोई चीज अगर बचती है क्लास के फैक्टों में से, तो क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। क्वेश्चनों को तैयार कर लो, पढ़ाए गए कंटेंट को 2 बार रिवाइज कर लो, पेपर में छाप आओ, पेपर में छाप आओ। ठीक, दोनों के मेरे बच्चे संपादक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, देखो आ गया ना, वंदे मातरम के रचयिता, वंदे मातरम के जो क्रिएटर होंगे वो वही होंगे जिनकी बुक होती है आनंद मठ, क्योंकि इसी बुक में आया था, इसी बुक में आया था। कौन आया था? वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम सॉन्ग। ठीक है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया किसकी पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। यही होते हैं इसके क्रिएटर, यही होते हैं इसके क्रिएटर। फ्रंटियर गांधी पद के से कौन संबंधित है? हु इज एसोसिएटेड विद दी फ्रंटियर गांधी? मेरे बच्चे फ्रंटियर गांधी पूछे या सीमांत गांधी पूछे? फ्रंटियर गांधी पूछे, फ्रंटियर गांधी पूछे या सीमांत गांधी पूछे? या सीमांत गांधी पूछे? सीमांत गांधी। फ्रंटियर गांधी पूछे या सीमांत गांधी पूछे? आंसर एक ही रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां।
क्या रहेगा? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां। और कभी अफ्रीकी गांधी पूछे, कभी अफ्रीकन गांधी पूछे कि अफ्रीका का गांधी, अफ्रीका का गांधी अगर आपसे पूछे तो अफ्रीका का गांधी किसको कहते हैं? गांधी ऑफ अफ्रीका, गांधी ऑफ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला। क्या नाम होता है बच्चे? नेल्सन मंडेला इनका नाम होता है। क्या नाम होता है? नेल्सन मंडेला इनका नाम होता है। क्या नाम होता है साथियों? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। ठीक है रोहित भाई, नहीं। ठीक है, कौन है तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट, लेडी विद द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फेमसली नोन एज लेडी विद द लैंप। लेडी विद द लैंप, क्योंकि लेडी विद द लैंप इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर के समय पर, रात के समय पर मेरे बच्चे लैंप लेकर के ये आपके मरीजों की देखभाल किया करती थी, युद्ध में घायल लोगों की देखभाल किया करती थी। इन्हीं के नाम पर और लोगों को नाइटेंगल, नाइटेंगल कहते हो आप। यही है फ्लोरेंस नाइटेंगल, यही है फ्लोरेंस नाइटेंगल। इन्हीं को कहते हैं लेडी विद द लैंप, लेडी विद द लैंप। ठीक है, नेक्स्ट अगला है साथियों, अगला है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। मोहम्मद इकबाल का ये गाना है, मोहम्मद इकबाल का ये गाना है, याद रखें, मोहम्मद इकबाल का। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, पहला समाचार पत्र है, पूछा जा सकता है, नाम याद कर लेना, क्या होता है? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट इसका नाम है, द बंगाल गजट इसका नाम होता है, द बंगाल गजट साथियों इसका नाम होता है। किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा मेरे दोस्त, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम बस खून की कमी मत रखना, खून की कमी मत रखना, आजादी तो मैं इनसे लेकर रहूंगा, आजादी तो मैं इनसे लेकर रहूंगा। ठीक है, निम्न में सुमेल बैठाइए भैया, कौन सुमेलित हैं? देखो अभी अभी बताया, खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को सीमंत गांधी कहा जाता है, सीमंत गांधी। दादा भाई नौरोजी होंगे ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी होंगे ग्रैंड ओल्ड मैन। मोहनदास करमचंद गांधी, इन्हीं को कहते हो आप महात्मा गांधी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? गुरुदेव। तो भैया एक का है 2, बी का है आपका 3, सी का है मेरे बच्चे 1 और डी का है मेरे बच्चे 4। 2314 आ रहा है, 2314 ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन सॉरी बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉय। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बेहतरीन क्वेश्चन है। अंडर व्हाट नेम वॉज रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग जन गण मन फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 19 बाय विच टाइटल? किस टाइटल से ये पब्लिश हुआ था? तो इसमें एक लाइन है मेरे बच्चे कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये इसका टाइटल था, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। और ये कांग्रेस के 1911 अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण ने की थी। वंदे मातरम पहली बार 1800 कब गाया गया था मेरे बच्चे? 1800, बहुत बढ़िया, वंदे मातरम याद करो, रहमतुल्ला एम सयानी अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? विच
रिवॉल्यूशनरी वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द ब्रिटिश, सेंटेंस टू डेथ बाय द ब्रिटिश। बहुत बढ़िया श्री राम, विनीता जी बहुत बढ़िया, 1896 वाले, 1896 वाले, वंदे मातरम। ठीक है, किस ब्रिटिश को फांसी, ब्रिटिश ने किसको फांसी की सजा दी? तो मेरे बच्चे जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त, ये तो गोलीबारी में मरे हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ने तो अल्फ्रेड पार्क में सुसाइड कर लिया था। ठीक है, इनके लिए खास याद रखना, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने सुसाइड किया था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में सुसाइड, अल्फ्रेड पार्क में क्या किया था? सुसाइड, अल्फ्रेड पार्क में सुसाइड, अल्फ्रेड पार्क में सुसाइड किया था। आप कहोगे सर सुसाइड क्यों किया, डरपोक थे क्या? मैं कहूंगा डरपोक नहीं थे मेरे बच्चे, इन्होंने कहा था, जीवन में कसम खाई थी कि कभी कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं आऊंगा, कभी ब्रिटिश के हाथ नहीं आऊंगा। जब इनको छल से, चीटिंग से अकेला घेर लिया इलाहाबाद पार्क में, पहले गोलियों से व्यक्ति लड़ा, जब बंदूक में एक गोली बची, उस गोली को बचाए रखा और अपने माथे पर लगाई पिस्टल और सुसाइड कर ली, क्योंकि कसम खाई थी कभी हाथ नहीं आऊंगा। राजगुरु को दी गई थी फांसी, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इनको दी गई थी फांसी, भगत सुखदेव राजगुरु, इनको दी गई थी फांसी। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जो नील की खेती के लिए जो आंदोलन चले, जिनमें से चंपारण भी एक था, उसके लिए मेरे बच्चे एक पूरा का पूरा लेख है जिसे हम कहते हैं नील दर्पण। नील दर्पण, इसके राइटर कौन होते हैं? तो मेरे बच्चे दीन बंधु मित्र होते हैं। दीन बंधु मित्र कौन होते हैं? दीन बंधु मित्र होते हैं, याद रखें इसके राइटर दीन बंधु मित्र। ये पूछा जाता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील की खेती की बातें इसमें लिखी हैं कि किसानों को कैसे लूटा जा रहा था, किसान कैसे परेशान किए जा रहे थे और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट विद्रोह किया। कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? कौन सा उपन्यास, जल्दी से बता दो, क्योंकि इसके एक गाने ने मेरे बच्चे, एक गाने ने तहलका मचा दिया था, लोगों के अंदर जोश भर दिया था। कौन सा उपन्यास होगा मेरे साथियों, कौन सा उपन्यास होगा? फटाफट से, इसी के गाने ने मेरे बच्चे तहलका मचा दिया था। ठीक है, तहलका मचा दिया था। सी रंगभूमि, रंगभूमि ऐसा क्या आ गया था? अरे आनंद मठ, वंदे मातरम आया था आनंद मठ में मेरे भाई, वंदे मातरम आया था और इसी ने लोगों के बीच में जोश भर दिया था। ठीक, जोश भर दिया था। अभी ये ऋतिक रोशन की अभी फाइटर फिल्म आई थी, आपने देखी हो, उसका एक गाना भी है। ठीक है, वंदे मातरम। ठीक, वंदे मातरम पर सुनिएगा, जोश आ जाएगा, तन मन धन में लगेगा कि अब तो सिलेक्शन होके ही मानूंगा। ठीक, लेकिन गाना खत्म होते ही हो सकता है जोश ठंडा भी हो जाए। ठीक है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? ठीक, ये क्लास से ये पॉइंट छूटा था तो मैंने इसे यहां रख दिया। हु लेड द 1930 आर्म्ड रेड ऑन दी चिटगांव आर्मरी? चिटगांव शस्त्रागार पर वेपन लूटने गई थी एक टीम, और उस वेपन लूटते में अंग्रेजों से झड़प हुई थी। जिनकी लीडरशिप कर रहे थे कौन, याद कर लेना, सीधा यही क्वेश्चन छप के आएगा, आएगा तो, कि चटगांव शस्त्रागार जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके मेंबर, उसके टीम मेंबर कौन थे, मुखिया कौन थे? सूर्य सेन। ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकारा था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकारा था कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, बाकी तो आप खुद जानते हैं कि सब अपने अपने मोटिव के लिए लड़े थे, सब अपने अपने रीजन के लिए लड़े थे, फिर भी एक अंग्रेज ने यह बात स्वीकारी है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। नाम होता है डिज़रेली, नाम होता है डिज़रेली। ठीक है, ओके, डिज़रेली। चलिए, आमिर खान की दंगल से कौन सा क्वेश्चन फंसेगा पेपर में आपके? एक ही क्वेश्चन पर फंस पाएगा कि कॉमनवेल्थ में पहली महिला जो गोल्ड मेडल जीती कौन है? गीता फोगाट है। इंडिया हाउस कहां पर स्थित है? वेयर इज इंडिया हाउस लोकेटेड?
इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? देखो, इंडिया हाउस लिखा है तो कहीं इंडिया मत कर देना। इंडिया हाउस लिखा है तो कहीं इंडिया मत कर देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। इंडिया हाउस लिखा है तो इंडिया नहीं करना है। इंडिया हाउस लिखा है तो इंडिया नहीं करना है, ठीक है जी रोहित भाई, बिल्कुल। इंडिया हाउस कहां पर था? लंदन में होता है, याद रखें, याद कर लीजिएगा कभी आए तो। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला, ये मेरे बच्चे, ये ग्रुप था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वगैरह इसमें शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे, और इन्होंने एक अंग्रेज की हत्या करने का मेरे बच्चे ये षड्यंत्र रचा था। इसे लाहौर षड्यंत्र मामला कहते हैं। इसी मामले को लेकर के भगत सिंह को फांसी हुई थी। इसी मामले को लेकर के भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हुई थी। इसी मामले को लेकर के भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, और चंद्रशेखर आजाद हाथ नहीं आए, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता, गदर पार्टी के प्रमुख नेता छोड़ो, गदर पार्टी के संस्थापक भी यही थे। गदर पार्टी के संस्थापक भी यही थे, इस्टाब्लिशर भी यही थे, फाउंडर भी यही थे। इस्टाब्लिशर भी यही थे, संस्थापक भी यही थे, फाउंडर भी यही थे। इस्टाब्लिशर भी यही थे, संस्थापक भी यही थे, फाउंडर भी यही थे। क्या नाम होता है? लाला हरदयाल। क्या नाम होता है? लाला हरदयाल। तिलक साहब ने तो होम रूल लीग बनाई थी, फिर एनी बेसेंट ने भी बनाई थी, याद होगा। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। हरदयाल अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल वॉज एसोसिएटेड विद। तो अभी अभी क्वेश्चन आया था उल्टा, ठीक है, पूछा था कि ये पार्टी या आंदोलन किससे संबंधित था, अब उल्टा है। तो भैया गदर आंदोलन, गदर मूवमेंट, गदर पार्टी बनाए थे। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल पार्टी इन बर्लिन इन 1914? इन 1914 इसकी स्थापना कौन किया था मेरे बच्चे? ठीक है, कौन किया था? कौन किया था? तो नाम याद कर लेना मेरे बच्चे, चंपाकरण पिल्ले। चंपाकरण पिल्ले। एक आध बार ये क्वेश्चन आया है, तो भाई कहीं रिपीट ना कर जाए, इसलिए मैंने ये डाल दिया। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? बिरसा मुंडा ने एक मुंडा विद्रोह चलाया है। बिरसा मुंडा ने चलाया था मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा ने चलाया था मुंडा विद्रोह। और ये जो मुंडा विद्रोह था, ये झारखंड वाले रीजन में चला था। कहां चला था? झारखंड वाले रीजन में चला था। कहां चला था? झारखंड। और झारखंड, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होगे, ज्योग्राफी पढ़े होगे, तो मेरे बच्चे झारखंड किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। झारखंड किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। झारखंड किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का। ठीक, नेक्स्ट, सन 1857 में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 में इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो आप जानते हैं, बिना बिना किसी टेंशन के मेरे बच्चे इनफील्ड राइफल्स का उपयोग करने के लिए हामी भर दिया। कहा कि धर्म आज भ्रष्ट होगा, लेकिन इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा, इन अंग्रेजों को नहीं छोड़ूंगा। अपनी जान की परवाह नहीं किया, उड़ा दिया जनरल बाग को, उड़ा दिया जनरल बाग को, कर दिया ट्रायल इनफील्ड राइफल्स का मंगल पांडे। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी 34वीं रेजिमेंट बंगाल। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब से आरंभ किया? जब क्रांति हो चुकी थी। जब क्रांति हो चुकी थी। जब क्रांति हो चुकी थी। इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद मेरे बच्चे ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया और सब चीजें अपने हाथ में ली। तो ये इनमें से कौन सी घटना है? ये मेरे बच्चे सिपाहियों वाला जो विद्रोह है, मैंने कहा था ना, इसे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, इसे सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं, इसे सिपाहियों का विद्रोह कहते हैं। सिपाहियों का विद्रोह 1857 की जो क्रांति है, क्योंकि इसकी शुरुआत सिपाहियों ने की थी। 1857 विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्तियों का अंतरण था।
ठीक। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर। भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर क्राउन में चली गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली गई थी। तो देख लीजिए कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को पावर गई थी। फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। किसको पावर गई थी? कंपनी से सारी पावर क्राउन को चली गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और जो गवर्नर जनरल था इस समय पर वही पहला वायसराय भी बना, वही पहला वायसराय भी बना। तो कौन था मेरे बच्चे? गुरुदेव लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम है, सही क्रम है। तो मेरे बच्चे शुरुआत हुई थी यहाँ बेरकपुर, बेरकपुर मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे के बाद में ये मेरठ के सैनिकों ने किया था, फिर मेरठ के सैनिकों ने। इसके बाद मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया, दिल्ली हुआ, और फिर बचा झांसी। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3, 4-2-3-1 है भाई, मैं कह रहा गड़बड़ कैसे हो गई। 4-2-3-1, 4-2-3-1, ठीक है। निम्न में से किसने 1857 विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? हु एडवोकेट दैट फॉर reconciliation between the British and Muslim while analyzing the cause of 1857 revolt? किसने ये बात कही कि मुसलमान अंग्रेजों से मेल मिलाप बढ़ाएं या अंग्रेज मुसलमानों से मेल मिलाप बढ़ाएं? ये बात किसने की थी मेरे बच्चे? ये बात किसने की थी? तो ये बात कहे थे आपके सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। निम्न में से किसने लखनऊ में सन 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया, यानी लीडरशिप की थी? किसने लीड किया था लखनऊ से? लखनऊ से लीड किया था मेरे बच्चे हजरत महल ने, हजरत महल ने, ठीक। कुंवर सिंह ये बिहार वाले थे, ये बिहार वाले से बिहार। तात्या टोपे और साथ में थे नाना साहेब, ये कानपुर वाले लोग थे, कानपुर। और रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी झांसी से। कहां से कर रही थी? झांसी से कर रही थी, झांसी, ठीक है, झांसी से कर रही थी। 1 नवंबर 1858 में रानी की जो उद्घोषणा आई थी जारी करने के लिए शाही दरबार कहां पर लगा था? याद करो, 1 नवंबर 1858 मैंने कहा था कि इसमें भारतीयों को कुछ थोड़ी बहुत रियायतें दी गई। कहा कि कंपनी आपको बहुत परेशान कर रही थी, अब क्राउन का रूल चलेगा, अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहेंगे और किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी, राज्य हड़प नीति को हम वापस लेते हैं, ठीक है। कहाँ पढ़ा था ये? कैनिंग पढ़ रहा था इलाहाबाद में, मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ रहा था कैनिंग। कहाँ पढ़ रहा था? मिंटो पार्क में पढ़ रहा था। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो आपको पता है, धोदू पंत। नाना साहेब का दूसरा नाम था धोदू पंत। क्या नाम था? धोदू पंत नाम हुआ करता था, धोदू पंत। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया? तो कौन सी घटना घटी जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शासन अपने हाथ में ले लिया? कौन सी घटना घटी कि सारा शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया? 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 1857 का वो विद्रोह मेरे बच्चे, वो रिवोल्ट, जिसकी शुरुआत की थी सिपाहियों ने, इसीलिए उसको सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। निम्न में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त, याद करो, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कौन चलाया था? परमानेंट सेटलमेंट कौन चलाया मेरे बालकों? कार्नवालिस चलाया, कार्नवालिस। सब्सिडरी पॉलिसी कौन चलाया था? सब्सिडरी पॉलिसी है, सहायक संधि
बेलेजली चलाया था सहायक संधि। रैयतवाड़ी पद्धति कभी पूछे, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी और याद कर लेना, पूछ ली जाती है। रैयतवाड़ी पद्धति, रैयतवाड़ी सिस्टम कौन चलाया था? थॉमस मुनरो चलाया था। कौन चलाया था? थॉमस मुनरो। ये टैक्सेशन के मेथड थे, ये करों की पद्धति थी। थॉमस मुनरो कहां चलाया था ये भी पूछेगा, मद्रास। कहां चलाया था? मद्रास में चलाया था सबसे पहले, मद्रास में। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में, देखो आ गया, रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? रैयतवाड़ी पद्धति का जन्मदाता, रैयतवाड़ी पद्धति का जन्मदाता। सी के आगे, सी के आगे, बेलेजली के आगे तो मेरे बच्चे मैंने बताया ही था, सहायक संधि चलाया था, सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार की थी। ये तो सब कुछ क्लास में ही पढ़ा है मेरे बच्चे, सब कुछ क्लास में ही पढ़ा है बेलेजली के बारे में, ठीक है। कौन चलाया रैयतवाड़ी? थॉमस मुनरो, थॉमस मुनरो। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद करो, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, वारेन हास्टिंग, वारेन हेस्टिंग। जो बंगाल का अंतिम गवर्नर वही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, विलियम बेंटिक। जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो कैनिंग, वही भारत का पहला वायसराय बना, कैनिंग। जो अंतिम होता है वही अगली पोस्ट में पहला बनता है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से चलाई थी? वॉट वॉज द पर्पस ऑफ द रेलवे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? 16 अप्रैल 1853। याद करो, बंबई से थाने, बंबई से थाने, बंबई से थाने मेरे बच्चे, बंबई से लेके थाने 34 किलोमीटर का रूट, 34 किलोमीटर का रूट किस लिए चलाई? केवल ये चाहते थे, हमारा भला नहीं चाहते थे, बस ये चाहते थे कि जो माल गुजारी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा हो जाए, प्रशासनिक नियंत्रण से, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से कंट्रोल हो, ये इनका मोटिव था। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण, टू फैसिलिटेट ब्रिटिश कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये हमारे भले के लिए नहीं चलाई थी। निम्न में से कौन से ईसवी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? याद करो डलहौजी, टेलीग्राफ मेरे बच्चे मैंने बताया था, टेलीग्राफ लाइन चलाया था, तार सेवा चलाया था, तार सेवा चलाया था। जब ट्रेन चलाया, जब ट्रेन चलाया डलहौजी तभी चलाया तार सेवा, जब ही चलाया टेलीग्राफ लाइन बोले तो तार सेवा, तार सेवा। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को नहीं अपनाया गया? ठीक, सतारा तो पहला ही पहला था, सतारा तो पहला ही पहला था, ये सबसे पहले हड़पा था। नागपुर भी था, झांसी भी था, लेकिन पंजाब पर तो पहले ही कब्जा हो गया था ना। पंजाब पर तो रणजीत सिंह लुढ़के दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया, पंजाब में कोई था ही नहीं, पंजाब में कोई था ही नहीं रूल करने वाला। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम याद कर लेना मेरे बच्चे से। फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज, पहले व्यक्ति थे जो सिविल सेवक बने थे भारत के इतिहास में, ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? विच गवर्नर इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम? बता दो, भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसको बताया था मैंने आपके लिए? भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसको बताया था? बहुत बढ़िया निक्की जी, क्या बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। निम्न का मिलान कर दो भैया, निम्न का मिलान कर दो। देखो हिंदी ना समझ में आए अंग्रेजी देख लेना। लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल में क्या किया था? इनके समय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, डी का हो गया, डी का हो गया दूसरा। डलहौजी ने चलाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, ये डलहौजी ने चलाई थी, सी का हो गया तीसरा। बेलेजली ने चलाई थी भैया सहायक संधि, बेलेजली ने चलाई थी सहायक संधि, सी बी का हो गया पहला। लॉर्ड क्लाइव, इन्होंने चलाया था बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन,
4132, 4132, 4132, 4132, बहुत बेहतरीन। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? जो अंतिम गवर्नर जनरल था भारत का, वही भारत का पहला वायसराय बना 1857 रिवॉल्यूशन के बाद। 1857 रिवॉल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद, रिवोल्ट के बाद, लॉर्ड कैनिंग। किसने राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाया था? गोद लिए बेटे के अधिकार छीन लिए थे, गोद लिए बेटे के अधिकार छीन लिए थे। क्या नाम था? क्या नाम था? बहुत बेहतरीन मेरे बच्चे। बी बी बी, डलहौजी, 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 डलहौजी। ठीक है, बस 15-20 क्वेश्चन और हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय वही था जो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। अंतिम वायसराय वही था जो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन बना था मेरे बच्चे? कौन बना था? लॉर्ड माउंटबेटन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वही थे जो अंतिम वायसराय थे, अभी वही थे जो अंतिम वायसराय थे। और अंतिम वायसराय कौन थे? अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भैया राजगोपालाचारी। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी हुआ करते थे। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अभी अभी आया था। आजाद भारत का कहो या स्वतंत्र भारत का कहो, पहला गवर्नर जनरल पूछा है, ना कि पहला भारतीय। पहला गवर्नर जनरल कौन ही था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पहला भारतीय पूछ ले, पहला भारतीय पूछ ले तो राजगोपाला होगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? 1885 में बनी थी कांग्रेस। एओ ह्यूम ने बनाई थी। एओ ह्यूम, हर्मिट ऑफ शिमला बोलते थे इनको आप। शिमला का साधु, आईसीएस ऑफिसर था, पक्षी वैज्ञानी, अर्निथोलॉजिस्ट था। ठीक है, वायसराय थे इस समय पर, वायसराय थे इस समय पर आपके डफरिन। कौन थे मेरे बच्चे? डफरिन। वायसराय थे इस समय पर डफरिन। कौन थे साथियों? डफरिन हुआ करते थे वायसराय, डफरिन हुआ करते थे वायसराय। ठीक है, ओके, क्लियर आकांश भैया? बस 10 से 15 क्वेश्चन और है, खत्म है टॉपिक। कल हम लगाएंगे कंबाइंड मूक। निम्न में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब के रहने वाले लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट यूजफुल एंड इंपोर्टेंट रिफॉर्म ऑफ लॉर्ड कर्जन, पर्टिकुलरली कंसर्निंग द पीपल ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? पंजाब के लोगों के लिए सबसे इसका लाभदायक कार्य क्या रहा? ठीक है, जल्दी से याद रखना, इसे याद कर लीजिएगा। कृषि सुधार, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक, नेक्स्ट है बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 कौन किया? कर्जन किया। कौन किया? कर्जन किया, कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? कौन सी घटना? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड नॉट अकर ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन वायसरायल्टी? तो भैया बंगाल विभाजन हुआ था, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना था। ठीक है, द्वितीय दिल्ली दरबार, कौन सी घटना नहीं घटी थी? ये कांग्रेस का गठन नहीं घट सकता भाई, कांग्रेस का गठन तो घट ही नहीं सकता, क्योंकि 1885 में हुआ था। ये 1885 में हुआ था, ये 1885 में हुआ था मेरे बच्चे। कांग्रेस तो बन ही नहीं सकती इनके टाइम पर,
कांग्रेस तो बन ही नहीं सकती इनके टाइम पर, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक बताया था साथियों, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर कौन होता है? लॉर्ड रिपन होता है, लॉर्ड रिपन। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? कंपनी की पावर्स को बांटा गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ओके सनी जी, अब इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बाबू, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या लगा देंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड पर, कि इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी भारत में ट्रेड नहीं कर पाएगी, इसे ब्रिटिश क्राउन ने खत्म कर दिया था पूरी तरह से। कब? 1833 में पूरी तरह से खत्म हो गया था। 1833 में पूरी तरह से इसका जो ट्रेडिंग मोनोपोली राइट था ये खत्म हो गया था। अब कोई भी भारत में आके व्यापार कर सकता था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की? भैया किसको कहते हैं भारत में सेपरेट इलेक्शन का फादर, कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी का फादर, पृथक निर्वाचन का जनक? पहले मुसलमानों के लिए लाया था, कौन लाया था? मिंटो लाया था, अपना वही एक्ट, मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मिंटो लाया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का पॉपुलर नेम क्या है? तो अभी तो आया क्वेश्चन, 1909 का ये भारत परिषद अधिनियम जो है, इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको क्या भी कहते हैं? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है साथियों, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म इसको कहते हैं। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? प्रांतीय स्वायत्ता याद करो, बताया था 1935 का अधिनियम याद करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। कल का पहला ही पॉइंट है उस स्लाइड का, पहला ही पॉइंट है मेरे बच्चे, पहला ही पॉइंट है। इसी से केंद्र में द्वैध शासन लगा था, द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करके। प्रांतों में द्वैध शासन किससे लगा था? 1919 से लगा था, ठीक है। 1919 अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में जिसने मेरे बच्चे द्वैध शासन की अवधारणा को परिचित कराया था वो व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद आना चाहिए कि 1919 के समय पर मेरे बच्चे जो आपके भारत सचिव थे वो मॉन्टेग्यू थे, इन्होंने परिचित कराया था, नाम याद कर लेना। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? किसके काल में, मतलब कौन उस समय वायसराय थे? तो 1919 में वो एक्ट आया था जिसको हम कहते थे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। मॉन्टेग्यू हो गए भारत सचिव, चेम्सफोर्ड कौन हुए? 1919 में ही तो एक्ट आया था वो, तो चेम्सफोर्ड कौन हुए? वायसराय हुए। चेम्सफोर्ड कौन हुए उस समय पर? वायसराय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? इससे पहले आया था साइमन कमीशन, इसने जो रिपोर्ट बनाई, इसने जो रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट पर फिर बनाया था ये एक्ट। इसने जो रिपोर्ट बनाई थी मेरे बच्चे, इस साइमन कमीशन ने, सर जॉन साइमन वाला 7 मेंबर वाला व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन, सारे अंग्रेज, इसने जो रिपोर्ट बनाई थी इस पर आधारित था ये आपका एक्ट, इस पर आधारित था ये आपका एक्ट, इस पर आधारित था ये आपका एक्ट, ठीक है। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1940 से लेकर 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस दौरान जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना
अबुल कलाम आजाद। भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली किस स्थिति का संदर्भ है? वॉट डज द रैयतवाड़ी सिस्टम ऑफ लैंड टेनेसी रेफर टू? रैयतवाड़ी सिस्टम में होता क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था? रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था कि भाई जो भी भूमि मालिक होगा, जो भी भूमि मालिक होगा वो खुद ही मेरे बच्चे क्या देगा? टैक्स पे करेगा। वो खुद ही क्या करेगा? टैक्स पे। तो जल्दी से मुझे बता दो मेरे बच्चे कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो मेरे साथियों, रैयत वह भूमि स्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण लगान स्वयं ही सरकार को देगा। रैयत का मतलब था सीधे किसानों से टैक्स लो, जो भी भूमि का मालिक है उससे टैक्स लो। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? जब इन्होंने बहिष्कार वाला आंदोलन चलाया कि ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करो, असहयोग करो, तो मेरे बच्चे इनका लक्ष्य क्या था? ये चाहते थे कि भारतीय उद्योग आगे बढ़े। भारतीय उद्योग क्या बढ़े? आगे बढ़े। भारतीय उद्योग क्या बढ़े? आगे बढ़े। यानी कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे। जो छोटे छोटे उद्योग थे जो भारतीयों के द्वारा बनाए गए थे वो आगे बढ़े, जिससे कि भारतीय खुद में डेवलप हो मेरे बच्चे, किसी दूसरे पे उन्हें डिपेंड होना ना पड़े, किसी दूसरे पे उन्हें डिपेंड होना ना पड़े। अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव जो पद था उसका मतलब क्या था? वॉट डिड द टर्म सेक्रेटरी ऑफ इंडिया मीन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया पोस्ट था ये 1858 में बनी थी मेरे बच्चे। इसका मतलब था एक ऐसा मंत्री जो भारत में पूरा कंट्रोल करेगा और उसकी सीधी रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, सीधी रिपोर्ट देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वह अधिकारी जो भारत के वायसराय के सचिव नहीं, एक सचिव स्तर का अधिकारी जो प्रत्येक प्रेसिडेंसी के लिए होगा नहीं। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करेगी। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत इंडियन गवर्नमेंट काम करेगी मेरे बच्चे। इंडियन गवर्नमेंट जो ऑपरेट करेगी वो किसके अंडर कंट्रोल में रह के करेगी? इस मंत्री के अंडर कंट्रोल में रह के करेगी। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी रही? तो आप जानते हो गांधी कहा करते थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? स्वराज पार्टी, मेंबर्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो भैया स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इनके साथ और थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास और थे मेरे बच्चे, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास और हुआ करते थे। तो इनमें से तो केवल और केवल क्या रहेगा? मोतीलाल नेहरू रहेगा, मोतीलाल नेहरू रहेगा मेरे बच्चे आंसर, मोतीलाल नेहरू रहेगा आंसर, मोतीलाल नेहरू। बस 2 क्वेश्चन और हैं और आप फ्री आज के लिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कब बनाई थी मेरे बच्चे? तो स्वराज पार्टी बनी थी वही 1923 के आसपास, यानी असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बनाई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बनाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ? ये क्वेश्चन मेरे बच्चे बहुत पूछा जाता है। इन विच जोडिएक साइन वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू बोर्न? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की राशि क्या थी? और किसी की राशि नहीं पूछता, इसी व्यक्ति की राशि पूछता है कि इतने सारे भारत में लीडर हुए, इसी के नसीब में इतना राजयोग लिखा हुआ था कि यही पहला प्रधानमंत्री बना। ऐसी खतरनाक राशि कौन सी थी? ऐसे ग्रह नक्षत्र इसके कौन से अच्छे चल रहे थे उस समय पर मेरे बच्चे? तो याद रखना इनकी राशि पूछी जाती है तो वृश्चिक, केवल इन्हीं की पूछी जाती है और किसी की नहीं पूछी जाती। जवाहरलाल नेहरू की राशि क्या थी? वृश्चिक थी, स्कॉर्पियन थी, स्कॉर्पियन। इनकी पूछ लेता खुशी जी, क्योंकि इनके ग्रह नक्षत्र सबसे अच्छे थे। इतने सारे लीडर हुए इंडिया में, बहुत बड़े बड़े मेरे बच्चे, सबने काम किया, लेकिन यही व्यक्ति इंडिया का PM बना, इसी के नसीब बहुत अच्छे चल रहे थे। ठीक, तो इसी की पूछ लेता है कभी कभार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सब पहली महिला अध्यक्ष, देखो पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, ना कि पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो मेरे बच्चे सरोजनी नायडू, वो इनके बाद बनी थी।
लेकिन पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, फर्स्ट वुमेन हेड, तो एनी बेसेंट। और ये अंतिम क्वेश्चन था मेरे बच्चे। तो ये थी मॉडर्न हिस्ट्री के मुख की बात। कल से जो मैं लाऊंगा वो आपके लिए कंबाइंड हिस्ट्री का होगा, एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न तीनों को मिलाकर के क्वेश्चन लाऊंगा। 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, 3 से 4 मुख हम लगाएंगे उसके। और मेरे बच्चे उसके बाद में जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।